जय श्री कृष्ण भैया। ऑडियो चेक करना भाई। इधर देखो। ये अपन ने हेडिंग डाल रखी है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। बात है नहीं अब। इधर देखो रे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। क्या होती है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन? सबसे पहले जो गैलीलियन वर्ड है ये ओनली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड होता है। इसके लिए वैलिड होता है। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण केवल जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए मान्य होती है। ठीक है। अब प्रश्न उठता है सर इसको हमको डिफाइन करना है, एग्जाम में आया कि गैलीलियन रूपांतरण समीकरण किसे कहते हैं, तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो एक डेफिनेशन तो अपन ऐसे दे सकते हैं कि वे रूपांतरण समीकरण, वे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड हो। कौन से निर्देश तंत्रों के लिए? जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए मान्य हो। अपन क्या कहते हैं? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। या आप ऐसे कह सकते हो वे रूपांतरण समीकरण जो एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के बिटवीन, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अनदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बिटवीन रिलेशन, संबंध स्थापित करे, रिलेशन डिफाइन करे, उसे अपन क्या कहते हैं? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। या आप ऐसे बोल सकते हो भाई आपने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की डेफिनेशन लिखी है कि कोई पार्टिकल है उसका कोऑर्डिनेट एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफाइन हो, तो वहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होगा? इनर्शियल। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं यदि किसी कण का निर्देशांक एक निर्देश तंत्र में ज्ञात हो तो एक निर्देश तंत्र के स्थान पे जड़त्वीय वर्ड लगा देंगे। यदि किसी कण का निर्देशांक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ज्ञात हो और उसी कण का निर्देशांक दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ज्ञात हो तो इन निर्देशांकों के मध्य संबंध व्यक्त करने वाली गणितीय समीकरण क्या कहलाती है? गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। समझ में आ गया? तो कैसे भी डिफाइन कर सकते हो, जो आपकी इच्छा। लिखो डेफिनेशन, देखो। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, चिड़सम्मत यांत्रिकी की अवधारणा के अनुसार, चिरसम्मत यांत्रिकी की अवधारणा के अनुसार चिड़सम्मत यांत्रिकी की अवधारणा के अनुसार वे रूपांतरण समीकरण, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, दैट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, वे रूपांतरण समीकरण जो कि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अनदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रिलेशन डिफाइन करे। वे रूपांतरण समीकरण जो कि एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में संबंध स्थापित करे, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में संबंध स्थापित करे। कॉमा लगा लिख दो। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं, इज नॉन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाती हैं, इज नॉन एज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लिख दिया? तो अपन ने क्या बोला है, अपने पास एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसके बाद अपने पास सेकंड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, दोनों के बिटवीन रिलेशन डिफाइन कर रही है, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को अपन क्या बोलेंगे? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, जो अपनी मेन डेफिनेशन उसको लिखते हैं। देखो, यदि
पैराग्राफ चेंज करके लिखना, यदि किसी कण के निर्देशांक इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल किसी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, यदि किसी कण के निर्देशांक किसी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ज्ञात हो एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेम पार्टिकल, और उसी कण के निर्देशांक अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, और उसी कण के निर्देशांक अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ज्ञात हो, अनदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफाइन हो, अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ज्ञात हो तो देन इन निर्देशांकों के मध्य कोऑर्डिनेट्स के बिटवीन रिलेशन डिफाइन करने वाली मैथमेटिकल इक्वेशन, इन निर्देशांकों के मध्य संबंध स्थापित करने वाली गणितीय समीकरण, इन निर्देशांकों के मध्य संबंध स्थापित करने वाली गणितीय समीकरण, कॉमा लगा लिख दो, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाती है। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाती है। लिख दिया। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की डेफिनेशन समझ में आ गई कि एक इनर्शियल फ्रेम से, यहां पे हम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे वो क्या होने चाहिए, इनर्शियल, जड़त्वीय होने चाहिए। और जड़त्वीय क्या होते हैं जानते हो, पढ़ाया था कि फर्स्ट लेक्चर में, क्या होते हैं इनर्शियल, पार्टिकल है, उस पार्टिकल पर ड्यू टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसके कारण, निर्देश तंत्र के कारण कोई भी फोर्स वर्क नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 0। किसके कारण, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण। किसके कारण, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण। समझ में आ गया, मतलब पार्टिकल पर अदर कोई फोर्स का इफेक्ट नहीं होना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कारण। यदि ऐसा है तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या कहेंगे, इनर्शियल। और यदि इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है तो वो क्या है, नॉन इनर्शियल। कैसा है, अजड़त्वीय। चलो तो भैया कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो हम एरो लगा के लिखेंगे अब, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट पहले सुनेंगे फिर लिखेंगे। अपन ने क्या बोला, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण ये कौन से निर्देश तंत्र के लिए वैलिड है, जड़त्वीय। कौन से निर्देश तंत्र के लिए। एक बात और सुनो, आप क्या करते हो, जैसे आपने ये फ्रेम डिफाइन कर दिया, कौन सा, एस फ्रेम। ये आपने डिफाइन कर दिया कौन सा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस डैश। ठीक है, एक मिनट, मान लेते हैं पार्टिकल है ये यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप एस फ्रेम में कैसे डिफाइन करेंगे, सर ये पोजीशन वेक्टर हो गया, आर वेक्टर। आप एस डैश निर्देश तंत्र में कैसे डिफाइन करेंगे, सर ये पोजीशन वेक्टर हो गया क्या, आर प्राइम। जब एस प्राइम में डिफाइन करना है तो, अरे समझ में नहीं आ रहा है क्या, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। पार्टिकल मान लेते हैं पॉइंट पी पर प्रेजेंट है, पार्टिकल को आपको एस फ्रेम में डिफाइन करना है तो विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु की सापेक्षी तो परिभाषित करते हो। यहां से ऑब्जर्व ने ऑब्जर्व किया कितनी पोजीशन है, आर। एस प्राइम में ऑब्जर्व किया कितनी पोजीशन है, आर प्राइम। एक मिनट, मान लेते हैं पार्टिकल पॉइंट पी पर प्रेजेंट है, वो टी टाइम पर है। कौन से टाइम पर है, टी टाइम पर। कौन से टाइम पर है, हाँ अब ध्यान सुनना। तो एस फ्रेम में तो पार्टिकल के कोऑर्डिनेट आप क्या लिखते हो, 3D में डिफाइन करते हो तो एक्स वाई जेड। कौन से फ्रेम में, और एस प्राइम में क्या लिखते हो, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। कौन से फ्रेम में, ध्यान सुनना ये बात, सही लिखा है। एस फ्रेम में पार्टिकल कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई जेड। और एस प्राइम फ्रेम में क्या है, एक्स प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम। सही बात है। अच्छा, एस फ्रेम में टाइम क्या है,
टी, और एच डैश में क्यों टी प्राइम क्यों नहीं होगा? नहीं, मान ले मूविंग स्टेट में, उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ रहा है? टाइम का स्थिर और मूविंग से क्या फर्क है, रेस्ट और मूविंग स्टेट? एक बात याद रखना, दोनों निर्देश तंत्रों में जो समय होगा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल। दैट मींस आपके पास कोई वॉच है, इस कमरे में टाइम देखो, 1 मिनट में 60 सेकंड ही होंगी। आप प्लेन में बैठ के देखो, आप रेलगाड़ी में बैठ के देखो, ट्रेन में नहीं आए समझ में, आप बस में बैठ के देखो, कार में बैठ के देखो, टाइम क्या होगा? सेम। समझ में आ गया? तो जो समय है अकॉर्डिंग टू गैलीलियन वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? एब्सोल्यूट, निरपेक्ष है, वो किसी के सापेक्ष परिवर्तित नहीं होती है। किसमें? गैलीलियन में। मतलब यदि टाइम इस फ्रेम में टी है और इसमें यदि एच डैश में टी प्राइम है तो टी इक्वल टू क्या होगा? टी प्राइम। समझ में आ गया? अर्थात समय एक निरपेक्ष राशि है। कैसी राशि है? टाइम इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। जब तुम्हें सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे, कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे? तो वहां पे एक थ्योरी पढ़ाएंगे अल्बर्ट आइंस्टीन की, एसटीआर। कौन सी थ्योरी पढ़ाएंगे? अल्बर्ट आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। यह दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में। तो वहां पे हम कहेंगे टाइम चेंज होगा। टाइम क्या होगा? अलग अलग फ्रेम में टाइम क्या होगा? अलग अलग होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वहां पे टाइम रिलेटिव क्वांटिटी हो जाएगी। टाइम क्या हो जाएगी? रिलेटिव क्वांटिटी, सापेक्षिक राशि। तो क्लासिकल फिजिक्स में जब पढ़ते हैं तो टाइम एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, समय क्या है? निरपेक्ष, एब्सोल्यूट है। समझ में आ गया? और क्लासिकल का मतलब गैलीलियन। और जब अपन अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ाएंगे, अल्बर्ट आइंस्टीन का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे या लॉरेंस साइंटिस्ट की थ्योरी पढ़ाएंगे, तो वहां पे दोनों निर्देश तंत्र में समय भी अलग अलग होगा, टाइम भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो उस स्टोरी को आपको सेकंड चैप्टर में सुनाएंगे। कौन से चैप्टर में? सेकंड चैप्टर में। अभी हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो गैलीलियन थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो यहां पे टाइम क्या होगा? दोनों निर्देश तंत्र में सेम होगा। सेम का मतलब एब्सोल्यूट होगा। समझ में आ गया? और यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी, जब पढ़ाते हैं जब तू सुनता ही नहीं है, तेरा ध्यान ही नहीं होता, कभी इधर देख रहा है कभी इधर देख रहा है, हमारी तरफ देख ही नहीं रहा है। हाँ भाई, गंदे लग रहे हैं क्या? स्मार्ट नहीं लग रहे? हाँ तो इधर देखने फिर। हाँ, कई बार ऐसा होता है चेहरा पसंद नहीं आता है, ऐसी कोई कंडीशन है क्या? हाँ तो इधर देख। क्या बोल रहा था मैं? ध्यान सुनो कि गैलीलियन जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, अब बात मत कर बेटा, मजाक करने के लिए बोल रहा था। तो जो गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है, इनमें अपन समय को निरपेक्ष लेंगे, मतलब दोनों निर्देश तंत्र में सेम लेंगे। एक पॉइंट सुनना, यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या फिजिकल लॉ, कोई भी भौतिक राशि है या भौतिकी का नियम है, हो सकता है तुम्हारा चार्ज कंजर्वेशन लॉ की बात करें, पढ़ेगा अभी संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ पढ़ रखे नहीं पढ़ रखे? तो कोई भी भौतिकीय नियम, कोई भी भौतिकीय कोई भी नियम हो सकता है। जैसे आपका फोर्स लॉ, सेकंड लॉ, F बराबर एम ए, न्यूटन का लॉ नहीं पढ़ा कि F बराबर एम ए। तो कोई भी फिजिकल लॉ या फिजिकल क्वांटिटी दोनों फ्रेम में, दोनों निर्देश तंत्रों में समान प्राप्त होती है, तो उसे हम बोलते हैं इनवेरिएंट। क्या बोलते हैं? उसे निश्चर राशि बोला जाता है। कौन सी राशि बोला जाता है? निश्चर, इनवेरिएंट बोला जाता है। ये ध्यान रख लेना। तो ये बताओ मुझे, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में समय वेरिएंट है या इनवेरिएंट है? निश्चर है या अनिश्चर है? निश्चर लेंगे। क्या लेंगे? अब तुम पूछते हो ना सर, जैसे तुम स्कूल लेक्चरर का पेपर दे रहे हो, कॉलेज लेक्चरर का पेपर दे रहे हो, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में समय है निश्चर
अनिश्चर। समझ में आ गया? बोथ कंडीशन, दोनों संभव है, नन ऑफ दीज में से कोई नहीं, ऐसे आता है। तो क्या है समय? समझ में आ गया? लिखो तो, एरो लगा के लिखना। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण केवल जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए वैध है। वैध का मतलब मान्य या लागू, जो तुम्हारी इच्छा, कोई से वर्ड लिख देना। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ओनली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड हैं। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण केवल जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए, कौन सा शब्द लिखोगे? मान्य है या वैध है या लागू है, जो तुम्हारी इच्छा। केवल जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए वैध है, वैलिड है, मान्य है। देख लिया? नेक्स्ट एरो देखो, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत समय एक निरपेक्ष राशि है। समय एक निरपेक्ष राशि है। टाइम इज ए एब्सोल्यूट क्वांटिटी इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। समय एक निरपेक्ष राशि है। लिख दिया? दैट मीन्स, उसी लाइन में लिखो, अर्थात दोनों निर्देश तंत्रों में, इन बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अर्थात दोनों निर्देश तंत्रों में समय समान परिभाषित होता है। अर्थात दोनों निर्देश तंत्रों में समय समान परिभाषित होता है। लिख दिया? मतलब आपने क्या बोला? समान परिभाषित होता है, यही तो बोला है। मतलब टी है और या टी प्राइम है, वो दोनों एक ही बात होंगी। समझ में आ गया? लिख दो वहीं पे, टी इक्वल टू टी प्राइम। तो इससे क्या बात निकल के आ गई? समय क्या है? निश्चय है। क्या निकल के आ गई? तो वहीं पे नीचे, नीचे एक लाइन लिख दो, लिखो, सारांश के रूप में, इन समरी फॉर्म, सारांश के रूप में गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत समय एक निश्चर राशि होता है। सारांश के रूप में गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत समय एक निश्चर राशि होता है। टाइम इज ए इनवेरिएंट क्वांटिटी इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इनवेरिएंट क्वांटिटी, समय क्या होता है? निश्चर राशि होता है, इनवेरिएंट क्वांटिटी। लिख दिया? अब इधर देखो, बोर्ड पर देखो, एक पॉइंट ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान सुन, समझने का प्रयास करना। हल्का सा टॉपिक को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं मैं, थोड़ा सा इंटरनली डीपली बात कर ले थोड़ी सी, तो ध्यान से देखना। ये कौन सा फ्रेम है? एस। ये कौन सा फ्रेम है? एस प्राइम। ठीक है, ध्यान सुना। यहां पे कोई लाइट सोर्स रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कोई टॉर्च रखी हुई है, बैटरी। तो यहां से प्रकाश जा रहा है। लाइट सोर्स रखा हुआ है तो क्या जा रहा है? प्रकाश जा रहा है।
ये जा रहा है यहां से प्रकाश, प्रकाश वेव फ्रंट फॉर्म में जाता है क्या? 12वीं पढ़ के आए हो क्या? तरंगाग्र पढ़े क्या? तरंगाग्र वेव फ्रंट नहीं पढ़े? कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो ये लो। यहां पे एक बैटरी रखी हुई है, ठीक है, यहां पर कोई पार्टिकल है जो पॉइंट पी पर प्रेजेंट है, तो बैटरी यहां से अपन ऐसे पार्टिकल पर डाल रहे हैं, तो ये जा रहा प्रकाश कहां जा रहा है? पॉइंट पी पर। कहां जा रहा है? ठीक है, ये पॉइंट पी पर टी टाइम में पहुंच जाता है। तेरे बात आई समझ में? अपन ने क्या बोली, यहां पे कोई टॉर्च रखी हुई है, अपन ने वहां पे प्रकाश डाला, तो पॉइंट पी पर कितने टाइम में पहुंच गया? समझ में आ गया? कितनी स्पीड से जा रहा है? सर सी स्पीड से जा रहा है, प्रकाश है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? सी, प्रकाश का वेग। बेटा एक बैटरी रखी हुई है यहां पे, एक दूसरी बैटरी है कोई, वो यहां पे रखी हुई है, ये ओ पॉइंट है और ये अपन ने ओ प्राइम पॉइंट दे दिया, ठीक है। हमने देखा यहां से भी हमने प्रकाश डाला, तो पॉइंट पी पर पहुंचने में, पॉइंट पी पर पहुंचने में, अब ध्यान सुनना, ये भी टी टाइम लेता है अकॉर्डिंग टू गैलीलियो। मैं नहीं बोल रहा ये बात कौन बोल रहा है? गैलीलियो ने तो कहा है। समय क्या है? एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। मेरे पॉइंट को समझना, पॉइंट को समझ, ठीक है। कितनी स्पीड से जा रहा है? समझ में आ रहा है ना? चलो मैं एच डैश के कारण इनमें डैश लगा देता हूं उस, लेकिन गैलीलियो के अकॉर्डिंग टी बराबर क्या है? टी डैश। गैलीलियो बोल रहा है समय निरपेक्ष है, ये बात गैलीलियो ने बोली है। अच्छा, लेकिन मुझे आप इतना सा बताओ, ये डिस्टेंस ओपी डिस्टेंस कौन से फ्रेम में है? ये मैंने डी दे दी। और ओ डैश पी ये कौन से फ्रेम में है? ये मैंने क्या दे दी? तो क्या डी बराबर डी डैश है क्या? अरे सीधी सी बात है, ये दूरी बराबर ये दूरी है क्या? नहीं है। और दूरी का फार्मूला क्या होता है भाई? डी इक्वल टू क्या होता है? दूरी का फार्मूला नहीं पढ़ा? समय बराबर दूरी बटा चाल नहीं पढ़ा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड नहीं पढ़ा? अच्छा, एस फ्रेम में बात करें तो टाइम कितना है? टी। डिस्टेंस कितनी है? डी। स्पीड कितनी है? तो डी का मान क्या आ गया? सी टी आ गया, ठीक है। और यदि मैं एस प्राइम में बात करूं तो डी प्राइम सी टी प्राइम, सही लिखा है मैंने? अच्छा, आप क्या कह रहे हो? डी नॉट इक्वल टू डी प्राइम, और आप कह रहे हो टी इक्वल टू टी प्राइम। दैट मीन्स इसका मतलब सी नॉट इक्वल टू सी प्राइम। बात नहीं आई, समझ में नहीं आ रहा? तुम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, दिमाग लगाओ। तुम बात ही नहीं सुन रहे ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं भाई? अपन कह रहे हैं ये कौन सा फ्रेम है? एस। ये कौन सा फ्रेम है? एस प्राइम। समझ में आ रहा है? अपन ने एक बैटरी यहां रख दी, ठीक है, तो यहां से ये जा रहा प्रकाश, टी टाइम में पहुंच गया, टी टाइम में नोट कर लिया, ठीक है। एक बैटरी यहां रखी हुई, ये प्रकाश पहुंच गया, ये नोट कर लिया। गैलीलियो कहता है दोनों फ्रेम में टाइम सेम होगा। ये बात कौन कहता है? ये लिख दिया हमने। समझ में आ गया? अब मैंने दोनों में डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, फार्मूला है हमारे पास दूरी ज्ञात करने का, समय बराबर दूरी बटा चाल, लेकिन डिस्टेंस दोनों में अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। अच्छा, फार्मूला क्या होता है? एस फ्रेम में यदि बात करें सी टी, और एस डैश में बात करें सी प्राइम टी प्राइम, और दोनों में टाइम क्या है? और आप कह रहे हो डी अलग है डी डैश से, टाइम सेम है, ये अलग है। कब होगा अलग? जब सी अलग होगा। और तुम तो ये कहते हो सी कांस्टेंट है, 3 × 10⁻8। सी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सार्वत्रिक नियतांक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही तो बोलते हो आप। और जबकि तुम अब क्या कह रहे हो, यहां पे अलग अलग होता है।
इसका मतलब क्या गलत है? या तो ये पूरी कहानी गलत चल रही है। समझ में आया? तो यह है गैलीलियो की असफलता का कारण। गैलीलियो यहां पे आके फेल हो जाता है। क्या हो जाता है? फेल। तो ये फेलियर रीजन ऑफ गैलीलियन साइंटिस्ट। इसीलिए अब ये फिजिक्स फेल हो गई तो इसका नाम रख दिया, या तो फेलियर फिजिक्स बोलो या क्लासिकल फिजिक्स बोलो, या तो इसको असफल भौतिकी कहते हैं या चिर सम्मत भौतिकी कहते हैं। कौन सी भौतिकी? समझ में आ गया? तो गैलीलियो की थ्योरी में टाइम एब्सोल्यूट होता है। टाइम क्या होता है? एब्सोल्यूट। समय एक बेटा निरपेक्ष राशि है, अर्थात दोनों फ्रेम में टाइम क्या रहेगा? सेम। समझ में आ गया? जब तुम्हें अल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ाएंगे, लॉरेंस साइंटिस्ट की कहानी सुनाएंगे, तो वहां पे क्या होगा बेटा? टाइम अलग होगा, सी सेम। यहां पे टाइम सेम है, सी अलग। समझ में आ गया? तो प्रकाश का वेग गैलीलियन में बताओ क्या एब्सोल्यूट क्वांटिटी है? क्या सेम मिल रहा है? नहीं है। तो ये रिलेटिव क्वांटिटी है, जबकि होती क्या है? एब्सोल्यूट क्वांटिटी। समझ में आ गया? देखो ये थोड़े नॉलेज वाले टॉपिक हैं, इनको टीचर टच नहीं करता है, ठीक है, पर नॉलेज के लिए जरूर ये आना चाहिए। लिखो एरो लगा के, नेक्स्ट एरो लगा के लिखो। बीएससी में नहीं आएगा ये, बीएससी में तो नहीं, बीएससी में ऐसा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। बीएससी में क्वेश्चन कैसे आएगा? गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या है, परिभाषित कीजिए। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आएगा। तो मैंने जो तुम्हें डेफिनेशन लिखाई है, लिख दो डेफिनेशन। ऐसे क्वेश्चन आएगा बीएससी में, ठीक है। ये जो पॉइंट्स लिखा रहा हूं ये तुम्हें नॉलेज के लिए लिखा रहा हूं, और न्यूमेरिकल करने में मजा आएगा, ठीक है। लाइन लगा के न्यूमेरिकल करोगे फिर। हाँ चंद लिख। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत प्रकाश का वेग एक सापेक्षिक राशि है। इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन स्पीड ऑफ लाइट इज ए रिलेटिव क्वांटिटी। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के अंतर्गत प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग एक सापेक्षिक राशि है, सापेक्षिक राशि है। लिख दिया? क्या है? हाँ भाई, कई बार वो गैलीलियन, अब मैंने यहां पे लिखा है गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, इसको हटा के मैं क्लासिकल फिजिक्स भी तो लिख सकता हूं। अरे इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूं? क्लासिकल फिजिक्स। या तो मैं ऐसे बात करूं, जैसे रामायण के युग में, किसके युग में? रामायण के युग में धर्म स्थापित था, और इस लाइन के स्थान में ऐसे भी तो बोल सकता हूं भगवान राम के युग में, क्योंकि रामायण कब हुई? राम के समय ही तो हुई। तो वास्तव में क्लासिकल फिजिक्स का टाइम कौन सा था? जब गैलीलियन, न्यूटन साइंटिस्ट काम कर रहे थे। तो मैं गैलीलियन रूपांतरण समीकरण के स्थान पे क्या भी लिखा सकता हूं? चिरसम्मत भौतिकी में क्या लिखा सकता हूं? मतलब पुरानी फिजिक्स में क्या, जो प्रकाश का वेग है वो क्या है? सापेक्षिक राशि है, रिलेटिव क्वांटिटी है। अरे आ रहा है ना समझ में? चलो तो आगे चलते हैं। अब अपन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालो फर्स्ट पॉइंट करके, डालो हेडिंग फर्स्ट पॉइंट करके। जब दोनों, लिखो बेटा, जब दोनों निर्देश तंत्र समपाती हों, when both frame of reference are overlap, जब दोनों निर्देश तंत्र समपाती हों, when both frame of reference are overlap। लिख दिया? चलो तो पढ़ते हैं भैया, इधर देख लो। ये कौन सा फ्रेम मान लिया हमने? एस फ्रेम। कौन सा फ्रेम है? एस। पहले 2D में पढ़ लें फिर 3D में पढ़ लेंगे।
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यदि 3D में डिफाइन करना चाहते हो तो ये लो, ये ओरिजिन पॉइंट ओ। यानी समझाते हैं जब इधर देख लिया कर। अब मैं बात करता हूं इन इनिशियल स्टेट, प्रारंभिक अवस्था में दोनों निर्देश तंत्र समपाती हैं। एग्जाम में ऐसे आता है क्वेश्चन, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण की गणना करो जब दोनों निर्देश तंत्र समपाती हो। 3 नंबर में डाल दिया, ऐसे क्वेश्चन आता है। फाइंड द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन व्हेन बोथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर ओवरलैप। हाँ भैया, ये कौन सा फ्रेम है? ये एक्सिस क्या है? ये, और ये आपका जो एस फ्रेम है वो कौन सी स्टेट में है? रेस्ट में। आपका जो एस प्राइम फ्रेम है वो कितने वेग से मूविंग स्टेट में है? कितने वेग से? अब मुझे सबसे पहले ये बताओ, आप क्या पढ़ रहे हो? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की शर्त क्या है? दोनों फ्रेम क्या होने चाहिए? इनर्शियल होने चाहिए, जड़त्वीय होने चाहिए। क्या जड़त्वीय है? चेक कर लो। एस रेस्ट फ्रेम है, रेस्ट फ्रेम का मतलब है वेलोसिटी जीरो, एस की वेलोसिटी जीरो का मतलब है एक्सेलरेशन जीरो। अरे वी जीरो है, वेग जीरो, तो त्वरण जीरो होगा। त्वरण जीरो का मतलब फोर्स क्या होगा? पार्टिकल पर कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा, तो मतलब जैसा पार्टिकल है वैसा दिखाई देगा। अच्छा, तो एस हो गए जड़त्वीय। अब बात करते हैं एस प्राइम से। वेलोसिटी क्या है एस प्राइम की? एस डैश निर्देश तंत्र का वेग कितना है? एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग स्टेट में है, एक नियत वेग से भाग रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना होगा? v कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। क्या पार्टिकल पर कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण फोर्स लगेगा? तो इसका मतलब एस डैश भी क्या है? जड़त्वीय है। तो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है या नहीं? तो यहां पे जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आएगी उसे हम क्या बोलेंगे? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमने दोनों फ्रेम कैसे लिए हैं? इनर्शियल, दोनों जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं। समझ में आ गया? और जड़त्वीय की पहचान कैसे की, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर? ठीक है, तो लिखो लिखो। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण को समझने के लिए, टू एक्सप्लेन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण को समझने के लिए दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों की कल्पना करते हैं। टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की इमेज करते हैं। टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की इमेज करते हैं। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण को समझने के लिए दो जड़त्वीय निर्देश तंत्रों की कल्पना करते हैं। लिख दिया? माना ऐसे एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, माना एस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, ऐसे ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, माना एस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है जो कि विराम अवस्था में उपस्थित है। माना एस एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है जो कि विराम अवस्था में उपस्थित है, तथा एस डैश भी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, तथा एस प्राइम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तथा एस डैश भी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र है जो कि, कैसे लेटर का यूज करेंगे, स्मॉल या कैपिटल? जो कि v वेक्टर नियत वेग से, जो कि v वेक्टर नियत वेग से
एक्स दिशा में, जो कि v वेक्टर नियत वेग से x दिशा में गतिशील है। फर्स्ट पॉइंट करके लिखो, फर्स्ट पॉइंट करके। माना प्रारंभिक अवस्था में, सपोज इन इनिशियल स्टेट, ब्रैकेट में लिखना t बराबर 0। ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, इधर देखो, एक इधर देखो, देखो ये समझ में नहीं आया। t और t प्राइम दोनों एक ही होंगे, क्यों गैलीलियन की बात कर रहे हैं ना। देखो, माना प्रारंभिक अवस्था में, ब्रैकेट में लिख दे बेटा, दोनों निर्देश तंत्र समपाती हैं। माना प्रारंभिक अवस्था में दोनों निर्देश तंत्र समपाती हैं। लिख दिया, बना दो डायग्राम। अब जितना चैप्टर अपना हो गया है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो, याद होना चाहिए, क्योंकि अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन तुमसे तभी होंगे जब आपके चैप्टर याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आने चाहिए हमको। इसलिए पर डे चैप्टर याद करके आया करो, जितना पढ़ा दिया एक बार देख के आया करो, है ना। बनाओ डायग्राम। बना लिया डायग्राम। इसके बाद लिखो, इधर देखो बेटा, बोर्ड पे देख ले। अब अपन बात कर रहे हैं आफ्टर, इधर देखो टी टाइम, टी समय पश्चात। बोर्ड पे देख ले बेटा। ओ ज्ञानी, सुन ही नहीं रहा हमारी बात को। ये कौन सा फ्रेम है, एस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, और ये हमने क्या शो कर दी, जेड एक्सिस। बेटा ये आपका एस डैश निर्देश तंत्र है। ये इसका एक्स प्राइम, ये वाई प्राइम, ये एस प्राइम फ्रेम है, जो कितने वेग से गति कर रहा है, v कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग स्टेट में प्रेजेंट है। ये इसका भैया जेड प्राइम, ठीक है। तो ये ओरिजिन पॉइंट आप पहले देखो, इनिशियल स्टेट में यहीं पे था, 30 समय पश्चात यहां पे पहुंच गया। तो ये इसने जो डिस्टेंस अप्रोच की है, ये वाली डिस्टेंस, ये अपन ने मान लिया कितनी डिस्टेंस अप्रोच की है, समझ में आ गया, कितनी दूरी तय की है, आर नॉट। अब अपन मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है, जो कण है, वो पार्टिकल अपन ने मान लिया यहां पे बैठा हुआ है, पॉइंट पी पर पार्टिकल प्रेजेंट है। तो सबसे पहले इस पार्टिकल को एस फ्रेम में ऑब्जर्व करते हैं। कौन से फ्रेम में, तो एस फ्रेम में जब ऑब्जर्व करते हैं तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर। अब इसको एस प्राइम फ्रेम में ऑब्जर्व करते हैं तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, आर प्राइम। बताओ समझ में आया नहीं आया। एस कौन सी स्टेट में है, रेस्ट में, और एस डैश वी कांस्टेंट, दैट मींस दोनों फ्रेम इनर्शियल हैं। कैसे हैं,
तो दोनों निर्देश तंत्रों के मध्य अपन को ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? पहले आर नॉट कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? आर नॉट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये दूरी कैलकुलेट करनी है, फार्मूला बताओ सर। हमने पढ़ा है टाइम, अच्छा डिस्टेंस कितनी है? अपॉन स्पीड। तो टाइम टी है, डिस्टेंस हमने आर नॉट से शो कर रखी है, और स्पीड क्या है? तो आर नॉट का मान कितना आ गया? लेकिन यहां पर याद रखने योग्य बात क्या है कि वी वेक्टर कांस्टेंट है। वी वेक्टर क्या है? कांस्टेंट। समझ में आ गया? हाँ बोल। क्या? हाँ पहले निकाला था, लेकिन पहले हम गैलीलियन नहीं पढ़ रहे थे, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? गैलीलियन। मतलब अब हमने कंडीशन लिए दोनों फ्रेम इनर्शियली होंगे, जड़त्वीय होंगे। इस वी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आपके समझ में आ गया हो तो लिख सकता हूं। क्यों लिखा है ये मैंने? कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। और यहां पर ये क्या होगा? बताओ क्या समझ में नहीं आया? भाई v क्या है? वेलोसिटी है। कौन सी डायरेक्शन में गति कर रहा है? एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? तेरे समझ में नहीं आ रहा यार। थानागाजी, थानागाजी है ना? कहां से बिलोंग करता है? और मैं क्या अंग्रेजी में बोल रहा हूं यार? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? v वेग है। किसका वेग है? तेरा मेरा? एच डैश निर्देश तंत्र का, जो कि कांस्टेंट है। लेकिन आई कैप क्यों लगाया मैंने यहां पे? ये अपन बताना चाह रहे हैं कि वो एक्स डायरेक्शन में भाग रहा है। कौन सी डायरेक्शन में? लिखो, सेकंड पॉइंट करके लिखो। माना स्मॉल टी समय पश्चात, माना स्मॉल टी समय पश्चात एच डैश निर्देश तंत्र आर नॉट डिस्टेंस अप्रोच कर लेता है। माना स्मॉल टी समय पश्चात एच डैश निर्देश तंत्र, एच डैश निर्देश तंत्र आर नॉट दूरी तय कर लेता है। कितनी दूरी? अब ये डायग्राम बनाओ, छाप दो यहां तक, करो नोट। मेरे हिसाब से बढ़िया समझ में आना चाहिए। अब तुम्हारे 3 नंबर में जो क्वेश्चन आता है तो वो ऐसे आता है, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण को परिभाषित करो, और जब दोनों निर्देश तंत्र संपाती हो तो रूपांतरण समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, ऐसे 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे, फिर अपन यहां पे दोनों फ्रेम को क्या लेंगे? जड़त्वीय। बता समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सही आ रहा है? पुष्पेंद्र, आ रहा है समझ में?
लिख लिया इक्वेशन फर्स्ट तक? अरे इक्वेशन फर्स्ट तक लिख लिया क्या? चलो तो आगे चलते हैं। 1 मिनट माइक बंद कर रहा हूं रे ऑनलाइन वालों। हाँ इधर देखो भाई, अब 1 मिनट इधर देखो, ऑफलाइन वाले बच्चों से बात करने लग गया था। हाँ भाई कर लिया यहां तक कैलकुलेट। चलो तो अब अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करेंगे तो ट्रायंगल लॉ का यूज करेंगे। तो हेडिंग डालो, छोटी सी हेडिंग डालो यहां पे, स्टार लगा के, मैथमेटिकल एनालिसिस, गणितीय विश्लेषण, मैथमेटिकल एनालिसिस, गणितीय विश्लेषण, गणितीय विश्लेषण। तो कैलकुलेट करने के लिए आपको सदिश त्रिभुज नियम का उपयोग करना होगा यहां पे। तो लिखो, रूपांतरण समीकरण की गणना करने के लिए, रूपांतरण समीकरण की गणना करने के लिए, टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, रूपांतरण समीकरण की गणना करने के लिए वेक्टर, लिखो सदिश त्रिभुज नियम का उपयोग करते हैं, वेक्टर एडिशन लॉ का यूज करते हैं, सदिश त्रिभुज नियम का उपयोग करते हैं।